नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी खबर हम आप तक लेकर के आए हैं। नेपाल के तख्ता पलट के बाद क्या मोदी और शाह भयंकर डर गए हैं? ये क्या का जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें हैं, एक खबर नहीं, दो या दो से ज्यादा ऐसी खबरें अब हो चुकी हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब भारत में ऐसे संभावित या आशंकित स्थिति को रोकने के लिए मोदी और शाह ने घेराबंदी शुरू कर दी है। क्या इसका नतीजा हमारी जुबान बंद करवाने पर होगा? क्या इसका नतीजा देश में किसानों, नौजवानों के प्रदर्शनों को रोकने पर होगा? क्या इसका नतीजा देश में दमनकारी नीतियों के मतलब अपने उच्चतम स्वरूप को देखने के रूप में होगा? इसके नतीजे जो भी होंगे वो देश के लिए, समाज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होंगे, ये तय मानिए। जो खबरें हैं उन खबरों के मुताबिक नेपाल के तख्तापलट से डरे हैं मोदी और उसके बाद बड़ी मीटिंग हुई है। 51 साल पुरानी फाइलें खुलवा रहे हैं अमित शाह। 51 साल पुरानी फाइल और देश की जितनी आर्थिक इंटेलिजेंस से लेकर के और आपराधिक इंटेलिजेंस से लेकर के और फॉरेन इंटेलिजेंस तक जितनी भी एजेंसीज हैं, उन सारी एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। उन फाइलों की पड़ताल करने को कहा गया है और देश में अलग अलग समूहों और व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए कहा गया। इस देश में किसान आंदोलन से लेकर के और जो भी छोटे छोटे समूहों में आंदोलन हुए हैं, वो जातीय आंदोलन हो, सामुदायिक आंदोलन हो, उन सभी क्षेत्रीय आंदोलन हो, उन सभी आंदोलनों की पड़ताल करने के लिए भी एजेंसियों को लगा दिया गया है। और उससे भी अलग आगे बढ़ करके जो संसद को लेकर तैयारियां हैं, उन तैयारियों पर नजर रखिए, क्योंकि चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर नेपाल सबसे ताजा जो जेहन में है, नेपाल में संसद पर ही जो वहां जेनजी आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों ने, युवाओं ने संसद पर ही हमला किया, टारगेट संसद को किया था। संसद की सिक्योरिटी के लिए एक नया टेंडर आने वाला है, उसकी खबर भी पूरी आपको बताएंगे। 3 लेयर जो है सिक्योरिटी होगी, 3 लेयर, और उसमें जो बाहरी लेयर होगा वो विद्युत बाड़ा होगा। विद्युत बाड़ा का मतलब जिसमें करंट दौड़ेगा, ऐसी फेंसिंग। जो आउटर लेयर, करंट दौड़ेगा संसद के चारों ओर। खबरें आपको दिखा देते हैं, गौर से देखिएगा। ये खबर दिखाना भी हो सकता है जांच के दायरे में आ जाए, लेकिन खबर हम तो दिखाएंगे भाई। खबर लाइए, पहली खबर दिखाइए, फटाफट दिखाइए भैया, फटाफट। पीआईडीएस से लेके वीएमएस तक संसद भवन को 3 स्तरीय सुरक्षा कवच देने की तैयारी। अब ये खबर हटाइए और भाव को लाइए इस खबर के भीतर, तब हम घुसेंगे भाव के साथ। स्वागत है भाव। जरा इस खबर के भीतर की खबर देखिए भाव, क्या है खबर, दिखाइए भैया, फटाफट दिखाइए। ये देखिए, संसद भवन परिसर की सुरक्षा अब और भी चाक चौबंद होने जा रही है। संसद भवन के चारों ओर की बाहरी परिधि में न सिर्फ विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, विशेष प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, बल्कि वहां बिजली युक्त बाड़ा, इलेक्ट्रिक पावर फेंस भी लगाई जाएगी। बिजली युक्त बाड़ा, इतना ही नहीं, इस सुरक्षा कवच को और मजबूत बनाने के लिए परिसर को 3 स्तरीय सुरक्षा देने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी ने इस बाबत एक टेंडर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि संसद भवन परिसर के बाहर विद्युत बाड़, एक फाइबर ऑप्टिक आधारित परिधि घुसपैठ पहचान प्रणाली और एक केंद्रीकृत वीडियो प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क की स्थापना शामिल है। ये देखिए आप, ये 3 लेयर, हम भी चाहते हैं हमारी संसद बिल्कुल सुरक्षित हो, जहां परिंदा भी पर न मार सके, लेकिन इसकी टाइमिंग
ये आनन फानन में जो टेंडर की व्यवस्था हो रही है, इसकी टाइमिंग, संसद की सुरक्षा हमेशा से रही है, लेकिन ये टाइमिंग और इस टाइमिंग को अभी और जोड़ेंगे। जो 51 साल की फाइलें खुलवाई जा रही हैं, उनसे भी जोड़ेंगे हम। लेकिन पहले इस खबर पे रुकते हैं, इसके बाद हम चलेंगे फिर 5 मिनट की खबर ये है, 5 मिनट इस पे चर्चा, और 5 मिनट के बाद हम आएंगे उन 51 साल पुरानी फाइलों पर। क्या मीटिंग हो रही है, किसके किसके साथ अमित शाह बात कर रहे हैं, और क्या आदेश दे रहे हैं, इसको जोड़िएगा उस डर से जो मन में बैठा हुआ है। भाऊ, करंट दौड़ाया जाएगा संसद के चारों ओर, ये नई सुरक्षा व्यवस्था। ये हमने तब देखा था आशीष, जब किसानों के खेत में जंगली जानवरों के झुंड घुस जाते हैं, तो वो कई बार उस बाढ़ में करंट दौड़ाते हैं, वो भी इलीगल माना जाता है। उसके बाद भी कोई एक आध हिरण विरण करंट से इलेक्ट्रिकुलेट हो जाता है, तो बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केस भी बनाता है। ये हमने सुना था कई जगह। कई फिल्मों में भी ऐसी कहानियां दिखती है कि कोई अपने खेत में करंट दौड़ाता है और फिर विलन हीरो का कोई भाई भाई मारा जाता है। और ये ऐसे हमने देखा था, फिल्मों में देखा था, कहानियों में सुना था। गांव के जो जंगल के एरिया में जिसके जंगल लगते हुए जिन खेतों में, उसके बारे में सुना था। लेकिन पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिक का करंट पहली बार सुना। डर किससे है? इस देश के पार्लियामेंट को डर किससे है? हमारे सांसदों को डर किससे है? अरे जनता ने तो आपको चुन के दिया है, लाखों की तादाद में मतदान आपने पाया है, आप ही सर्टिफिकेट लेके आते हैं। जिस जनता ने आपको चुना, वो जनता आपकी क्यों खिलाफ होगी? दिल्ली में यदि इसको ये डर है कि पाकिस्तान से कोई हमलावर आएगा और घुस जाएगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक बाढ़ कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्खतापूर्ण ये कदम नहीं हो सकता। क्योंकि क्या आपका इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि पाकिस्तान से लोग आके घुस जाते हैं अंदर और आप कुछ नहीं कर पाते? तो ये आपकी मूर्खता है। तो फिर ये इलेक्ट्रिक की बाढ़ भी, इलेक्ट्रिक का करंट काट के भी अंदर आ सकते हैं लोग। सवाल वो नहीं है। सवाल है किसका डर? मैं बार बार कह रहा था आशीष, डर किसी को नहीं होता। यदि आप कुकर्म नहीं करोगे, तो आपको डर किस बात का? यदि मैंने कहीं जीवन में नंबर 2 के काम नहीं करेंगे, लोग हमको पूछते हैं कि आप ऐसा कैसा बोल लेते, आपको डर नहीं लगता? हमने बोला क्या डर? हम इस देश के नागरिक हैं, संविधान और कानून का पालन करते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। पूरे सरकार को जितना टैक्स देना है टैक्स देते हैं, एक अच्छे शहरी की जिंदगी जीते हैं, कभी कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते। और इसके बाद जब मैं बिल्कुल साफ सुथरा पाक हूँ, और मैं उस परमात्मा में विश्वास रखता हूँ जो इस बात को मुझे शिक्षा देता है, मतलब इस बात की मुझे वो देता है कि भाई आप को एक समाज में, समाज के हिसाब से, मतलब समाज को दुख पहुंचाए बगैर रहे, तो फिर आपको डर किस बात का? मुझे बताइए, डर किस बात का? डर उसको होता है जिनके कुकर्म होते हैं। डरता चोर है, उसको लगता है मेरी चोरी पकड़ी जाए। आदमी को चोर पकड़ेगा। एक बार मैं जब पहली पहली बार मुंबई जब गया था और मैं लोकल में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी आशीष, कि जो लोकल में जो टिकट चेकर होते हैं, टीसी, वो कोई कपड़े पहन के नहीं, वो काला कपड़ा वगैरह कोट पहन के नहीं आते, जीन्स और टी शर्ट में ऑर्डिनरी हमारे जैसे ही थे। ऐसे ही वो पकड़ के ट्रैवल कर रहे हैं, और इतने लोगों के बीच में किसी के कंधे पे हाथ रखते थे। और वो आदमी जब मुड़ के देखता था क्या है, तो वो सिर्फ अपना हाथ ऐसा खोल के देखते थे। वो एक उनका पहचान का वो बिल्ला था, टीसी। फिर मुड़ बंद करता था वो, और बराबर जिसका खंधा पकड़ते थे उसका वो टिकट नहीं होता था उसके पास। मैं उस टीसी को फॉलो किया, और जब वो आखिरी स्टेज पे वीटी पे जब उतरा, तो मैं भी उतरा। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, तो बोले यहाँ। तो मैंने पूछा कि सर ये आपको कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है कि इसके पास टिकट नहीं है? उसने कहा कि कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिसके पास टिकट नहीं है उसने चोरी की है। और 24/7 वो डर के मारे इधर उधर देखते रहता है, एक टीसी तो नहीं आएगा, टीसी तो नहीं आएगा। जिसने टिकट लिया वो देखता भी नहीं, वो अपने आप में मग्न है। कोई आंख लगा के बैठा है, कोई भजन गा रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई टेलीफोन पे बात कर रहा होगा। लेकिन जिसने टिकट नहीं लिया, वो बिल्कुल आशंकित होता है, कोई टिकट नहीं आएगा, पकड़ के तो नहीं जाएगा, पकड़ के तो नहीं जाएगा। और बोले 2 मिनट के अंदर उसका चेहरा ही बता देता है, उसके हाव भाव बता देते हैं। तो डर चोर को होता है आशीष। मेरे देश के नेताओं को क्यों डर लगना चाहिए?
सांसद विधायक को क्यों डर लगना चाहिए? मुख्यमंत्री को क्यों डर लगना चाहिए? कोई कहते विपक्ष से डर है, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष की आप साथ बातचीत करोगे, मैंने वही तो कहा। अरे बाबा भाई, आप विपरीत विचारधारा के लोगों का, अरे भाई सबकी सुनवाई होगी तो लोग कहेंगे। हम खुद कहते हैं कि सरकार के लिए सभी काम करना बहुत मुश्किल है, 140 करोड़ का देश है ये, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन सरकार सुनती तो है। सरकार मानती है कि हाँ इस बार भी आपका ही रह गया था, मुझे याद है, मैं अगले बजट में बिल्कुल प्रयास करूंगा कि ये समस्या हल हो जाए। वो आदमी बड़ी तसल्ली से जाता है। लेकिन आप लोगों पे डंडे बरसाओगे, सवाल पूछने पे जेल में डाल दोगे, तो आपके प्रति समाज, पूरे समाज में एक क्रोध है। तो उस समाज के क्रोध से आप डर रहे हो, क्योंकि आसपास इसी समाज के क्रोध ने क्रांति का रूप लिया है। और आपको लगता है कि कल पार्लियामेंट के अंदर यदि इलेक्ट्रिक के, अब मैं, मुझे हास्यास्पद लगता है, छोड़िए जी उनको, पार्लियामेंट में क्या हो गया नेपाल में और श्रीलंका छोड़िए, हमारे देश में क्या हुआ? क्या हमारे देश में किसान आंदोलन आने के पहले रास्ते खोद नहीं डाले थे? क्या किसान आंदोलन आने के पहले रास्तों के ऊपर बाढ़ नहीं बिछाई, वो तार नहीं बिछाई गई थी? तो भी किसान पहुंचा ना, वो अपना ट्रैक्टर लेके पहुंचा, वो जेसीबी लेके पहुंचा, उसका जेसीबी का वो पंजा आगे चलता था, सब तोड़ तोड़ के रास्ता बनाता था। आपको लगता है इलेक्ट्रिक का करंट इसमें दौड़ने से लोग नहीं आएंगे? जिस दिन उद्रेक होगा उस दिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बंद कर देंगे। जनता की क्रांति, ये जो हम आसपास देख रहे हैं आशीष, ये सिर्फ जनता ने नहीं की, इसमें कई एजेंसियां इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। देखिए आर्मी के चीफ का क्या स्टेटमेंट आया, जब आर्मी के चीफ को ये बोला गया प्राइम मिनिस्टर द्वारा कि आप बिल्कुल मार्चिंग करवा दीजिए, आर्मी के चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम हमारी जनता पे किसी गोली चलाएंगे। वो जायज मांगों के साथ आए हैं, बच्चे हैं, उन पे कैसे गोली चला सकते हैं? यदि आप उस मानसिकता के साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप चाइना का जो, कौन सा स्क्वायर था आशीष जी, टाइनमेन कौन सा स्क्वायर था, जहाँ टाइनमेन ऐसा कुछ, हाँ, जहाँ पे लाखों छात्रों को भून दिया गया था। तो फिर ये लोकतंत्र में है क्या इसकी जगह? और लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है, तो फिर आप डायर के अनुयायी हैं। आप चीन का मॉडल लगाना चाहते हैं इस देश में? बेटे एक आदमी, एक लड़का भाई वो दीवार फांद के चला गया, अरे चला गया तो चला गया, उससे क्या किया, किसने क्या किया उसको? यहाँ तो आतंकी भी घुस गए तो मार गिराए लोगों ने, पार्लियामेंट में तो आतंकी घुस गए थे पूरे असले के साथ, उसके बाद भी पार्लियामेंट के सारे लोग सुरक्षित थे? कौन असुरक्षित था? लेकिन यह डर है, ये डर के मारे फिर आपने ये रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद अब इसके 3 टायर होंगी, अंदर ये होगा, बाहर ये होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का वायर होगा। अरे इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के लोग ही आंदोलनकारियों के साथ हो गए तो 2 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे वो। आप अपने देश में क्या वो कैसा हो रहा है, इससे पहले आप पहले आकलन करिए पाकिस्तान, बांग्लादेश का, आप आकलन करिए नेपाल का, आपको आकलन करना है लंका का, पूरी तरह से आकलन कर लीजिए और देखिए कि हुआ क्यों है। मैं आकलन पे ही आ रहा हूं, मैं आकलन पे आ रहा हूं, आकलन पे तो रुकते हैं, यहाँ पे आकलन पे ही आते हैं। दरअसल आकलन तो कर रहे हैं, लेकिन ये आकलन ये नहीं कर रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में क्यों हुआ। ये आकलन कर रहे हैं कि हमारे देश में कैसे हो सकता है, जहां से हो सकता है उस पर नजर रखो, होने नहीं दो। उसमें उसमें हम आप भी आएंगे, क्योंकि जब ये आकलन होगा तो ये आकलन कहां जाता है, ये आकलन वहां जाता है कि भाई जनता कैसे उद्वेलित हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फैक्टर में आएगा ना, ये बोलते हैं सब तो 1 लाख आदमी सुनते हैं, तो 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 3 लाख आदमी सुनते हैं, तो भाई इनको भी वो करो। मैं आपको खबर बताऊं, जरा खबर ले आइए स्क्रीन पर भैया, तो खबर लाइए, पहले हेडलाइन लाइए खबर, उसके बाद। अमित शाह ने 1974 के बाद आंदोलनों पर शोध का आदेश क्यों दिया, भविष्य की तैयारी, इसमें आपको समझ नहीं आएगा। और ये खबर बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस की है, एक्सक्लूसिव खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, हिंदी में है यहाँ पर, तो मैं हिंदी वाला पार्ट आपको दिखा रहा हूं, लाइए।
द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी है कि अमित शाह ने भविष्य में स्वार्थी ताकतों, ये सब देखिए कोट अनकोट जो है ना, स्वार्थी ताकतों के बड़े पैमाने पर आंदोलनों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी बीपीआरएनडी को निर्देश दिया है कि स्वतंत्र भारत के सभी प्रमुख विरोध प्रदर्शनों का गहन अध्ययन किया जाए। खासकर 1974 के बाद के इस अध्ययन से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार की जाएगी जो पुलिस को ऐसे आंदोलनों को पहले से पहचानने और रोकने में मदद करेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट लाइए, क्योंकि देश में जो उबाल है ना वो उसका आभास है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने कथित तौर पर कहा है कि कुछ स्वार्थी ताकतें देश को अस्थिर करने के लिए बड़े आंदोलन करती हैं। इनमें कारण, पैटर्न, नतीजे और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग शामिल होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीपीआरएनडी को 1974 के बाद के प्रदर्शनों पर खास ध्यान देना है। इसमें वित्तीय पहलू भी देखना है, जैसे पैसे कहां से आते हैं। 1974 का जिक्र इसलिए क्योंकि उस साल जेपी आंदोलन शुरू हुआ था जो इमरजेंसी का कारण बना। इमरजेंसी खत्म होने के बाद पहले चुनाव में 77 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब मोरारजी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी। 14 के चुनाव से पहले 2011 में अन्ना के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ था। 14 में यूपीए सरकार गिर गई। हालांकि इनके अलावा भी कई बड़े आंदोलन हुए हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि इसमें वित्तीय एजेंसियों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इसमें जो और एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को भी, हाँ, ईडी को जैसी एजेंसियां, इसके अलावा एनआईए, बीएसएफ, नारकोटिक्स, इन जैसे भी जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को भी, और धार्मिक सभाओं पर भी नजर रखने के लिए कहा गया। ठीक है, सब नजर रखो, और किसान आंदोलन और इन सब पर भी पैसे की जांच होगी कि कहां से पीछे पैसा आया था। इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखिए क्या, ये देखिए ये मोदी और शाह की जोड़ी को 74 का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जिसमें यही लोग शामिल थे, हालांकि ये कब किसके साथ थे पता नहीं चलता। पहले इंदिरा गांधी के जयकार कर रहे थे। आशीष, हास्यास्पद ये है कि इनको एजेंसियों को बोलने के बजाय ये मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी के पास जाके बैठते, हाँ, और बोलते कि हमने 19 जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समय भारत को अस्थिर करने का प्रयास कैसा किया, क्योंकि हम उसमें शामिल थे। तो आप बता सकते हो। वो तो जो एजेंसियों को भी मालूम नहीं, वो आडवाणी जी और अटल जी बता देंगे। पैसा कहां से आया बता देंगे। देश को अस्थिर करने की बात, ये खुद ही अमित शाह का ऑर्डर इस बात को रेखांकित करता है कि जेपी का आंदोलन देश को अस्थिर करने के लिए था, जो बार बार कांग्रेसी कहते हैं। ये खुद ही मान रहे हैं। खुद अन्ना का आंदोलन देश को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं, ये खुद ही मान रहे हैं। जबकि अन्ना के आंदोलन को पैसा कहां से आया, ये तो इनको खुद के जेब में से निकाल के दिया था इन्होंने। इनको खुद ही देखना है कि अन्ना के आंदोलन में खाने की व्यवस्था कौन कर रहा था। सारी तो संगी लगे हुए थे अन्ना की जय जयकार करने, सभी तो लगे हुए थे। दिल्ली में कौन भीड़ जुटा रहा था, यही तो भीड़ जुटा रहे थे। तो लेकिन ये आंदोलन करने के लिए जो विदेशी ताकतों से, यदि इनको लगता है इसमें विदेशी ताकतें थी, डायरेक्टली यही हो रहा है ना, पैसा कहां से आ रहा था, वो कहां से आ रहा था, विदेशी ताकतें थी, सब कुछ था। यदि इनको ऐसा लगता है तो फिर इनको ये देखना होगा, ये खुद को ही सवाल पूछना होगा कि हमने विदेशी कौन सी ताकतों के हाथ खेले, क्या हम अमेरिका के हाथ खेले, क्या डीप स्टेट के रूप में अमेरिका ने ये खेल कर दिया था क्या। आप और हम तो पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि अन्ना का आंदोलन हो या जेपी का आंदोलन हो, क्या डीप स्टेट उसमें था क्या। डीप स्टेट इसलिए था कि अमेरिका को इंदिरा गांधी ने आंखें दिखाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो बेइज्जती अमेरिका सहन नहीं कर पाया, तो उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ ही खड़ा कर दिया एक आंदोलन, और इंदिरा जी सत्ता से बाहर चली गई। वो इंदिरा गांधी थी, वो सत्ता में वापस आ गई फिर से। ठीक है, उसके बाद अन्ना का आंदोलन कहाँ हुआ, फोर्ड फाउंडेशन कौन है, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा कैसा आ रहा था, ये हम नहीं कह रहे थे, यही लोग कह रहे थे फोर्ड फाउंडेशन का पैसा है।
तो आज के डेट में यदि ये तैयारी चल रही है तो आप मान लीजिएगा हमारी सरकार चीन के नक्शे कदम पे चल रही है। आने वाले सवाल में अब इस सवालों के भी जवाब मिलते हैं कि एक सप्ताह में 4 बार लाठीचार्ज क्यों हुआ पटना में? हम्म। क्योंकि ये चाइना का मॉडल है। हम्म। अब लोकतंत्र के मॉडल पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनको ये भी एक स्टडी कर लेनी चाहिए अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को हम्म। कि जेपी के आंदोलन को जगह किसने दी? सब कुछ ठीक चल रहा तो आंदोलन खड़े नहीं होते। हम्म। किसान आंदोलन क्यों खड़ा हुआ? आप 3 कानून पास नहीं करते तो किसान आंदोलन ही नहीं होता। हम्म। तो किसान आंदोलन को पैसा किसने दिया ये बताने के पहले क्या ये 3 कानून किसकी वजह से पास हुए, क्यों पास करवाए गए, इसके पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही थी, ये देश हित में नहीं था तो भी हमने क्यों किया, ये खुद का आकलन कर लेना चाहिए इन लोगों ने। यदि जेपी का आंदोलन खड़ा हुआ तो जेपी के आंदोलन के पहले क्या स्थिति थी बिहार में, देश में भ्रष्टाचार अराजकता की क्या स्थिति थी? तभी तो जेपी के लिए लोग खड़े हो गए होंगे। हम्म। यूपीए सरकार भ्रष्ट है ऐसा किसने कहा? जिस सीएजी ने यूपीए पे लगातार आरोप लगाए कि ये स्कैम वो स्कैम वो स्कैम, उसको राज्यसभा कौन लेके गया? हम्म। यूपीए को सबसे भ्रष्टतम सरकार कहने के लिए पूरे देश में हल्ला किसने किया? हम्म। क्या वो अमेरिकन टूल किट के हिस्सा थे? क्योंकि यूपीए ने एटॉमिक एग्रीमेंट के साथ तो साइन किया, लेकिन रिएक्टर का ऑर्डर फ्रांस और रशिया को दिया, अमेरिका को नहीं दिया। अमेरिका इससे आहत था। अमेरिका को धंधा चाहिए। जो जो अमेरिका से टकराव किया, अमेरिका ने डीप स्टेट का खेल किया। तो ये इतनी आप एजेंसियों को क्यों फाइलें ढूंढवा रहे हैं? उस समय इमरजेंसी के समय सबसे पहले प्लकर कौन था? इंडियन एक्सप्रेस था। हम्म। वो इंडियन एक्सप्रेस कौन था? इंडियन एक्सप्रेस के और संघ के क्या संबंध थे? हम्म। गोयनका जी किसके साथ खड़े थे? हम्म। जनसंघ और बीजेपी के साथ गोयनका का अखबार खड़ा था। हाँ। था ना? हम्म। तो आप अपने आप को चेक करो ना। आप कांग्रेस के खिलाफ हुए थे ये आंदोलन जिसमें आप लोग थे। हाँ, दोनों आंदोलन, चाहे वो 74 और चाहे ये 74 से, 2010 अरे का है। बाबा 74 से लेके अन्ना आंदोलन तक हम्म। सारे आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ थे जो आपने किए थे। तो कांग्रेस ने क्या पाप किए ये भी देखिए। हम्म। वो पाप आप ना करें। हम्म। हम तो कह रहे थे कि नेपाल में जो कांड हुआ उसमें एक बहुत सारा कांड नेताओं के बच्चों का रोल था। हम्म। बच्चा स्विट्जरलैंड में लेटेस्ट गाड़ी के साथ फोटो पोस्ट कर रहा है, या नेपाल के लड़कों को खाने को नहीं है तो उनको तो गुस्सा आएगा। वही गुस्से की परिणति हो गई कि जला दिया, एक जो बहुत दुखदायक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। एक असहाय महिला के आपने घर में आग लगा दी। क्या आज की डेट में निशिकांत दुबे अपने शादी की सालगिरह जिस बड़े पैमाने पे करते हैं और उसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे देते हैं, क्या लोगों को आग नहीं लग जाएगी? विजय माल्या और वो भागा हुआ मोदी दोनों पार्टी करते हुए सोशल मीडिया पे फोटो आते हैं। हम्म। तो यहाँ जो किसान मात्र 20,000 रुपए कर्जा लेने पे अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, उससे बच्चे को आग नहीं लगती। हमने तो सिर्फ 20,000 का कर्जा लिया तो मेरे पिताजी को इतना परेशान किया तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और ये करोड़ों रुपए लेके वहां पे ग्लास के जाम से जाम टकरा के नाचते हैं, क्या उसमें आग लगेगी? नहीं। जहां अपने स्कूल जाने के लिए बसों की जगह नहीं है, लोग 8-8 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं, कीचड़ में जाते हैं स्कूल अटेंड करने के लिए, उनको मात्र एक बस चाहिए। और महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फोटोग्राफ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कि एलन मस्क की पहली गाड़ी मैंने खरीदी मेरे पोते के लिए। भाई तू ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है,
तू पोते के लिए एलन मस्क की सबसे बड़ी इतनी महंगी गाड़ी दे रहा है और गर्व महसूस कर रहा है कि एलन मस्क की पहली गाड़ी लेने का मैंने गर्व गर्व महसूस होता है मुझे। लेकिन तू जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है, कि उसका काम क्या है? वहां बच्चे पैदल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे 8-8 किलोमीटर, उनको अरे बस, मुझे तो तो क्या ये फोटोग्राफ देख के बच्चों का मन नहीं होता होगा? हमारे मुख्यमंत्री मर्सिडीज में नए रोड पे उद्घाटन करते हुए एक नाथ शिंदे साथ में बैठे, गाड़ी कौन चला रहा है? तो देवेंद्र फडणवीस चला रहे। बोले 2 घंटे में शिरडी पहुंच रहे, देखिए क्या रोड बनाए हैं हमने। आप तो मर्सिडीज में फोटो दे रहे हो रोड के, उसी रोड पे सैकड़ों लोग मर गए एक्सीडेंट में। तुम तो सेफ्टी वाली गाड़ी में चलते हो मर्सिडीज में, और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हो। क्या लोग उससे दुखी नहीं होंगे? ये एक फैक्टर था, सिर्फ सोशल मीडिया फैक्टर नहीं था, सिर्फ मीडिया फैक्टर नहीं था, सिर्फ पैसा फैक्टर नहीं था आशीष। लोगों के मन में क्रोध, हमको खाने को नहीं, और ये पार्टियां उड़ा रहे हैं बड़े बड़े होटलों में। आओ, वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जिस विषय पर जिधर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप ये कर रहे हैं, आप उसी आंदोलन से आए हैं, आप उसी आंदोलन से सरकार बनी है, आप उसकी जांच करवा रहे हैं, इसका मतलब आप भी किसी और के टूल हो, किसी और ने आपका इस्तेमाल किया, आपको सत्ता में अपने मकसद से बिठाया, अपने नहीं हंड्रेड बिठाया। परसेंट हंड्रेड 100% परसेंट बताया कि किसी भी देश ने, डीप स्टेट हो, ओपन स्टेट हो, कोई स्टेट हो, उसने जो आज मोदी और शाह बैठे हैं, इनको किसी ने अपने अपने मोहरे के रूप में बिठाया, और आज आप उसी आंदोलनों का अध्ययन कर रहे हो। इसके अध्ययन का जो नतीजा हो सकता है वो बड़ा खतरनाक है। ये नतीजा, इस पर अध्ययन का क्या मतलब है? आप रोकना चाहते हो, फिर आप किसको रोकोगे? देश में, इस देश में कौन एजेंट है बाहर का? वो किसान एजेंट थे। मेरा सवाल ये है, इसका अध्ययन करके आप किस नतीजे पे पहुंचना चाहते हो? क्या वो किसान, जो लाखों किसान आंदोलन किए, वो विदेश के एजेंट थे? क्या मीडिया में जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, गिने चुने तो हैं, 4, 5, 6, आपसे जो सवाल कर रहे हैं, क्या वो विदेश के एजेंट हैं? क्या जो भी सिविल सोसाइटी के लोग, एडीआर से लेकर के, एडीआर एक है जो चुनावी जो है प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने के लिए बार बार जाता है, और आज से नहीं, सन 99 से जा रहा है, उसके एक को फाउंडर थे, वो अब रहे नहीं दुनिया में 3 दिन पहले, बताइए, आखिरी दम तक उन्होंने कोर्ट कचहरी किया। वो जो है एडीआर जैसे तमाम सिविल सोसाइटीज हैं, क्या उनको आप पहरे में रखना चाहते हो, कैद में रखना चाहते हो? देखिए, बड़ा क्लियर है। न्यूज लॉन्चर, मैं पहले व्यक्ति के रूप में कहता हूं कि न्यूज लॉन्चर का पूरा बही खाता हम सार्वजनिक कर देते हैं। दूर की बात छोड़ दीजिए विदेश से लेने का, अरे हम आप या आप जैसे राजनीतिक दलों के तमाम ऑफर्स पर मुंह खोल के बता देंगे किसी दिन, उनका तो 2 रुपया लिए नहीं, जो हमारे दफ्तर में फोन कर करके भाऊ को भी फोन कर दिया कि भाऊ जो है आप ही देख लो। भाऊ ने भी कहा भाई हम नहीं देखेंगे, जान दो, उसी वो करो, बात करो, हम नहीं जानते, बात करो भैया। नहीं, जब उनका 2 रुपया नहीं लिया। आप ये इन सब आड़ में छिप करके, मेरा सीधा ही आरोप है, ये जो अध्ययन की बातें और खबरें आ रही हैं, ये वो पर्दा है जिसके पीछे छिप करके इस देश में सबसे बड़ा दमन चक्र चलाना चाहते हैं ये लोग। वो दमन चक्र होगा जिसमें आवाज बंद करवा दो, जिसमें विरोध बंद करवा दो, जिसमें प्रदर्शन बंद करवा दो, जिसमें आलोचना बंद करवा दो, नहीं देश नहीं, में आलोचना की आवाज ये नहीं। ये जो शब्द यूज किए, ये जो हाँ, शब्द यूज किए, स्वार्थी ताकतें, हाँ, हाँ। तो क्या तो क्या जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में स्वार्थी ताकतें थी? जयप्रकाश को क्या स्वार्थी बोल दिया ये तो। जो बोल दिया, अन्ना हजारे हाँ, को स्वार्थी बोल दिया, फिर आपने हाँ, फिर किसानों को स्वार्थी बोल दिया। किसानों का क्या स्वार्थ हो सकता है? हाँ। 700 किसान शहीद हो गए, क्या स्वार्थ है उनका? देश की सीमाओं पे लोग शहीद होते हैं, सैनिक हमारे, क्या स्वार्थ है उनका? यदि देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और समाज के उत्थान को स्वार्थ कहते हैं, तो हाँ है स्वार्थी। हम भी स्वार्थी हैं, न्यूज लॉन्चर भी स्वार्थी है, मैं आशीष जी के परमिशन से बोलता हूं। यदि ये मायने हैं स्वार्थ के, तो अरे स्वार्थ तो आप हो। आपने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पे चढ़ के, अन्ना के आंदोलन की चढ़ के सत्ता हासिल की है।
आपने लगातार यूपीए सरकार को बदनाम कर करके सत्ता हासिल की है, और अब जब आपने सत्ता हासिल की है तो आपको आंदोलन नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे समय विरोध में रही। भारतीय जनता पार्टी देश आजादी से लेकर सत्ता में आने तक लगातार विरोध करती रही, आंदोलन करती रही। वो आंदोलन जीवी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री किसानों को आंदोलन जीवी कहते हैं। जो आंदोलन के खुद आंदोलन जीवी हो, वो दूसरों को आंदोलन जीवी कहने लगा है। चेयर बदल गई आशीष। चेयर टेबल के उस पार पहले बैठे थे, अब चेयर पे इस पार टेबल के बैठते से ही इनके तेवर बदल गए, रंग बदल गए। आप भूले मत, आपने भी, आप भूले मत, आप भूलिए मत, आप जिन तमाम आंदोलनों की बात कर रहे हैं, इसी आंदोलन की उपज वर्तमान सत्ताधीश है, जो एक जमाने में विपक्ष में थे। और तब आंदोलन जनता ने किया था, जिसका रोटी आपने सेकी थी, और जनता ने देश बचाने के लिए आंदोलन किया था। और जब भी देश संकट में होगा, आंदोलन होगा। यदि आप चाहते हैं कि कौन बुद्धिजीवी इनके पीछे है, कौन मीडिया वाले इनके पीछे है, कौन पैसे वाले इनके पीछे है, क्या था जेपी के आंदोलन में? जेपी के पटना की जब रैली थी तो हर घर से 2-2 रोटियां निकली थी। घर के महिलाओं ने रोटी बेल के लोगों को रोटियां दी थी। आप वो रोटी गिनोगे, रोटी का हिसाब लोगे? जिस दिन जनता आपके बच्चों का हिसाब करने लगी, जिस दिन जनता आपके प्रॉपर्टी का हिसाब करने लगी, जो थापा के यहाँ चाय पिलाता था, थापा के यहाँ घर का काम करता था, वो आज करोड़ों अब्जों रुपए का मालिक है। मैं नहीं कहता, नारायण राणे के खिलाफ लगातार एक पूरे दिन भर डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट देते रहे। कौन? देवेंद्र फडणवीस। आज नारायण राणे कैबिनेट में थे, अब उनका बेटा कैबिनेट में है महाराष्ट्र। उनका बेटा दिन भर दनादन मुंह से जहर फेंकता रहता है, गाली फेंकता रहता है। और क्या-क्या कितने गिनाया आपको? आप महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़के सामने आए, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जिसको कहा, अजित पवार को, उसी को आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। चोर के हाथ में चाबी देने वाली बात है। मैं अजित पवार को चोर नहीं कह रहा हूं, आपने कहा था उसको। आप उसको चक्की पिसवा रहे थे, सबसे करप्ट आदमी बोला था, और 3 महीने के अंदर आपने उनको अर्थमंत्री बना दिया। आप आंदोलन ढूंढवाएंगे, गुरुजी आंदोलन मत ढूंढवाइए। वो क्या है, गले में वो बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। यदि इस देश में अस्वस्थता हो दिखाई दे रही है आपको, इस देश में जनता के मन में क्रोध दिखाई दे रहा है आपको, तो ये अस्वस्थता, ये क्रोध आपके कुकर्मों का पाड़ा है। इसको देखिए, आप अपना आकलन खुद करिए। आप जनता के दमन कैसा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आप जनता को झूठे वादे कैसे करते हैं, ये देख लीजिए। आप उद्योगपतियों के हाथ देश कैसा बेच रहे हैं, ये देखिए। जब ये देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि जनता क्रोधित क्यों है। आप इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ देखने का प्रयास मत कीजिए। जब वो हाथ पकड़ने जाओगे तो आप ही को अपना हाथ मिलेगा, अदृश्य कुछ नहीं है। होगा। अगर आंदोलन के पीछे स्वार्थी तत्व आपको देखने हैं तो आप नागपुर चले जाइए, संघ मुख्यालय देख लीजिए, आंदोलन के पीछे वही स्वार्थी तत्व नजर आएगा। आप खुद को आईने में देख लीजिए, आप देखिए आईने में, देखिए कौन नजर आता है, कौन था आंदोलन के पीछे। 2010-11 के आंदोलन के पीछे पैसा फोर्ड फाउंडेशन से आया, कहां से आया, लेकिन पूरी कौन छाना, कड़ाहा कौन चढ़वाया? उस आंदोलन में मैं भी था, जिसका प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं भी था, और खुले प्लेटफॉर्म पे कहता हूं। आज भी मूर्ख हैं, कई बार सल्यूट कर देते हैं जज को, और तब भी मूर्ख थे, तब और बड़े मूर्ख थे, महामूर्ख थे, जिसको संघ से लेके फोर्ड फाउंडेशन और अन्ना से लेके केजरीवाल तक, इन सबके आंदोलन के भ्रम में आ गए कि हाँ देश को विश्वगुरु बना देना है। हम भी गए थे, तो हम तो मूर्ख थे। हम स्वीकार करते हैं, खुले प्लेटफॉर्म पर आज 2-4 लाख जो भी लोग देखेंगे, ये घोषित रूप से कह रहा हूं, माथे पे लिखना हो कि मैं मूर्ख था तो मैं लिख सकता हूं, मैं मूर्ख था, प्रायश्चित कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को कड़ाहा चढ़ा था। ये सब संगी थे, हम देखे हैं, सब संगी रामलीला मैदान से लेके कौन पीछे लगा था, नीचे लगा था। तो तलाश रहा हूं आंदोलन के पीछे स्वार्थी तत्व,
आंदोलन के पीछे स्वार्थी तत्व तो संघ चले जाओ, मोहन भागवत की शक्ल देख लो और अपनी शक्ल देख लिया करो आप लोग, बस, और कोई नहीं था पीछे। लेकिन ये डराने की कोशिश करोगे तो डराने की कोशिश, एक बात तो बता दें हम, बहुत लोग कहे, हमारे घर में भी, मेरे घर में मेरी पत्नी से लेके माँ तक कही, अरे बहुत खतरनाक। और मेरे एक बहुत बार भाव से मैं बताया हूँ, एक बहुत बड़े मीडिया में उनके बहुत सारा लाइसेंस है, बहुत मतलब वो संघ के करीब है, उन्होंने कहा बहुत क्रूर लोग हैं, तुम बिना मतलब इस सब में उलझे हो, तुमको भाई मैं मानता हूँ। मैं कहा, अरे प्रभु मुझे न समझाओ, दिक्कत तो यही है, चाहते हो पड़ोस में भगत सिंह हो, और हमारा मानना है भगत सिंह की उम्र कोई तय नहीं है कि वो 23 साल का ही होगा, भगत सिंह 46 साल का भी हो सकता है। तो ये सोचो कि डरवा दोगे, मार सकते हो, जान ले सकते हो, लेकिन डरा नहीं सकते हो, इतना यकीन कर लेना, एकदम दिमाग में बिठा लेना। जान ले सकते हो, वो तो ताकत तो आने वाले समय में मुझे याद है, मैं तो नाम लेके ही बात करता हूँ, चित्रा त्रिपाठी जी का एक मैंने कार्यक्रम देखा था, और सुरेंद्र सिंह राजपूत पे वो टूट पड़ी थी कि नेपाल के साथ आप भारत की तुलना कैसे कर रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। खूब दोनों के बीच में टकरार हुई, खूब गाली गलौज हुई, और मुझे ताज्जुब लगा कि किसी गेस्ट को कोई एंकर कैसा कह सकता है कि तू देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही। आज मैं चित्रा जी को पूछता हूँ, क्या वो अमित शाह को भी राष्ट्रद्रोही कहेंगे? क्योंकि उन्होंने भी ये आकलन इसीलिए शुरू कर दिया है कि उन्हें भी यही आशंका है। यूं ही कोई आकलन नहीं शुरू करता, यूं ही कोई आदेश नहीं देता। घर बैठे कुछ काम नहीं है तो देख लो यार, पुराने जरा आंदोलन कैसे हुए थे, जरा इसका इतिहास ही देख ले। ऐसा तो नहीं है। इस देश के गृह मंत्री के लिए सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लेकिन इस देश के गृह मंत्री ने ये भी देख लिया है नेपाल में क्या हुआ। इस देश के गृह मंत्री के पास ये भी खबरें हैं कि देश में बहुत अशांति है, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पे वो काम कर रहे हैं। सिर्फ सुरेंद्र सिंह राजपूत नहीं या न्यूज लॉन्चर नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं गृह मंत्री को भी आशंका है, इसके लिए आकलन हो रहा है। या गृह मंत्री कोई पीएचडी वीएचडी करना चाहते हो इसलिए डाटा इकट्ठा कर रहा हो तो बात अलग है। तो फिर बात अलग है, फिर उसमें कोई बोलने की जगह ही नहीं। चलिए, गृह मंत्री तो खैर कर लेंगे तो कुछ भी, तो चलिए अगर कोई डिग्री उग्री मिल भी जाए तो हम लोग तो देख नहीं पाएंगे वो डिग्री। बड़ी बात तो ये भी, अगर कुछ कर भी लेंगे तो डिग्री हम लोग नहीं देख पाएंगे। इजाजत दीजिए हमें, ये सिलसिला जारी रहेगा, आज भी कल भी, और जब तक जुबान रहेगी तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, सवालों का और जागरण का, ये दोनों है, सिर्फ सवाल नहीं है, इसमें जागरण भी है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।